नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ प्रारंभ की है जो आगामी एग्ज़ाम जैसे टीएसटी, टीजीटी, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। और आज ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है केवीएस का, आज केवीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है लगभग 13,000 वैकेंसियों का, ठीक है ना। तो उसमें जो टीजीटी का पेपर होता, सोशल साइंस का पेपर होता है टीजीटी में, तो उसके मद्देनज़र ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, यानी विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, ठीक है ना, उनको ही हमने नोट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, उनके बारे में जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और इन्हीं प्रश्नों से ही एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य कैसे होने चाहिए न्यूनतम भूमिका में। अब देखिए उदारवाद क्या है, जो आज का हमारा चैप्टर भी है उदारवाद संबंधित है। उदारवाद क्या है? उदारवाद हमेशा स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को हमेशा ये केंद्र में रखते हैं उदारवादी। उदारवाद के दो स्वरूप थे, ठीक है ना। उदारवाद को दो रूपों में व्यक्त किया गया है। एक होता है शास्त्रीय उदारवाद, ठीक है ना, एक होता है नव उदारवाद। अब देखिए नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद में थोड़ा डिफरेंट भी है। तो हम देखते हैं जो उदारवाद शास्त्रीय, जो प्राचीन उदारवाद था, तो वो हमेशा व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं, ठीक है ना, विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति की सूझबूझ से, जो व्यक्ति है वो विवेकशील है, उसके सूझबूझ से ही सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हुआ है। यानी सामाजिक संस्थाओं को एक कृत्रिम मानते हैं, राज्य को कृत्रिम मानते हैं, ठीक है। अब जो उदारवाद था, तो उसके जो प्रवर्तक थे, यानी जनक जो थे, उदारवाद के जो जनक, जो प्राचीन उदारवाद था उसके जनक जो थे, उनका नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। जॉन लॉक उदारवाद के जनक कौन थे? जॉन लॉक। ये हमेशा व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं, राज के हस्तक्षेप को न्यूनतम मानते हैं। और देखिए उदारवाद ये भी बात करते हैं कि आर्थिक जीवन में जो इकोनॉमिकल लाइफ है, ठीक है ना, उसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। हस्तक्षेप की थ्योरी बताते हैं, हस्तक्षेप। अब देखिए एक थ्योरी है हस्तक्षेप, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेजस फेयर। क्या कहा जाता है? लेजस फेयर, लेजस, ठीक है ना, लेजस फेयर। उदारवाद जो है लेजस फेयर थ्योरी को प्रतिपादित करते हैं। कहते हैं राज्य का जो कार्य है, ठीक है ना, वो न्यूनतम होना चाहिए। तभी यहाँ पर ये बात, ये जो प्रश्न है इसमें ये बात कही गई है, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य कैसे होने चाहिए? न्यूनतम भूमिका में। अब देखिए ये प्राचीन उदारवाद की बात हो रही है। नव उदारवाद में थोड़ा अंतर ये है कि ये आर्थिक जो जीवन है उसको ज़्यादा जटिल बना देते हैं। मतलब ये जो उदारवाद प्राचीन था वो सिर्फ जो है व्यक्ति की जो विवेकशीलता को प्रधानता देते हैं और उसकी स्वतंत्रता को। लेकिन जो नव उदारवाद है ये हस्तक्षेप की नीति को, मतलब ये कहते हैं कि व्यक्ति के निजी कार्यों में जो प्राइवेट सेक्टर हैं, आर्थिक जीवन के जो प्राइवेट सेक्टर है व्यक्ति के, राज्य को उस पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ उदारवाद, प्राचीन उदारवाद था, वो न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करते। ये कहते हैं कि जो कल्याणकारी राज था, क्योंकि उदारवादी जो समर्थक थे ना, जैसे JS मिल हो गए, TH ग्रीन हो गए, लास्की हो गए और RS टॉनी हो गए, ठीक है, तो ये कल्याणकारी राज की बात करते हैं। उदारवाद के जो जनक थे जॉन लॉक थे, और प्राचीन उदारवाद की बात जो करते हैं उनमें JS मिल थे, ठीक है ना, JS मिल,
लॉस्की, ठीक, और ग्रीन, ये सारे विचारक कल्याणकारी राज की बात करते हैं। ये राज की सकारात्मक भूमिका की प्रधानता देते हैं। राज की सकारात्मक व्यक्ति के जीवन में प्रधानता देते हैं, सकारात्मक जीवन की। लेकिन जो ये नव उदारवाद है, ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य ने, ठीक है, कल्याणकारी राज ने जो प्रतिभाशाली समाज के प्रतिभाशाली लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, उन पर भारी भरकम कर लगा करके उनको अयोग्य और अकर्मण्य घोषित कर दिया है। इसीलिए राज्य जो आर्थिक जीवन है व्यक्ति को, उस पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहाँ प्राचीन उदारवाद सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू दोनों को लेकर चलता है, आर्थिक भी, लेकिन जो नव उदारवादी सिर्फ आर्थिक पहलू की बात करता है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जो नव उदारवादी इसके समर्थक थे, इसको आप देख लीजिए, समर्थक पूछा जाता है, उसमें से हेयक थे नव उदारवाद के समर्थक। हेयक, बर्लिन, आइजिक बर्लिन, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है, इसके समर्थक हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है? आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है समूह के लिए। अब व्यक्तिवाद क्या है? अब देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाद के जो समर्थक थे उसमें स्पेंसर थे, प्रबल समर्थक थे व्यक्तिवाद के। इसमें स्पेंसर हो गए, चेस मिल हो गए। व्यक्तिवाद दोस्तों, और ये जो उदारवाद है ना, इसका नैतिक जीवन में जो सिद्धांत था, ये उदारवाद के नैतिक जीवन में जो सिद्धांत था वो व्यक्तिवाद ही है एक तरह से। क्योंकि व्यक्तिवाद और उदारवाद का जो सिमिलरिटी है, सेम, मतलब उनमें जो समानता, दोनों में बहुत ही ज़्यादा समानता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह समझौता है कि बौद्धिक समझता है, ठीक है, बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। हाब्स को व्यक्तिवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मतलब ये बात कहता है कि जो बौद्धिक आत्मरक्षा है, ये व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं। ये हाब्स व्यक्तिवादी क्यों थे? क्योंकि व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्तियों ने समझौता करके ही मतलब जो है राज को बनाया है। ठीक, तो ये बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। जो व्यक्ति उस समय के जब हाब्स थे, तो उस समय के जो व्यक्ति थे वो अपनी आत्मरक्षा के लिए समझौता करते हैं। ठीक है ना, एक राज्य, एक संप्रभु का निर्माण करते हैं, ऐसी बात हाब्स बोलते हैं। आगे, उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्ति स्वतंत्रता। हमने बताया ना, उदारवाद के केंद्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, इसीलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी बढ़ावा देते हैं, लोकतांत्रिक मान्यताओं को, मूल्यों को, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों में व्यक्ति स्वतंत्रता प्रमुख है। ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता। और उदारवाद पूंजीवाद को भी बढ़ावा देते हैं। क्योंकि बढ़ावा क्यों देते हैं पूंजीवाद को? क्योंकि आर्थिक जीवन में, ठीक है, ये राज के हस्तक्षेप को न्यूनतम मानते हैं। अब पूंजीवाद को बढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि जो राज्य है, ठीक है ना, व्यक्ति के जीवन में, आर्थिक जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, और जब न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा तब पूंजीवाद बढ़ेगा। ठीक है ना, पूंजीवाद बढ़ेगा। आगे देखते हैं। राज को लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, उदारवाद। हाँ, राज को लोगों के, अब ये जो कथन है, ये कथन जो ग्रीन विचारक थे उनसे मिलता जुलता है। ठीक है ना, उन्होंने, ग्रीन ने कहा था कि जो राज्य है उसे लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य को मतलब जो है, देखिए, व्यक्तिवादी हैं, ठीक है ना, जैसे जेएस मिल हो गए,
वो चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप न करे, व्यक्तिगत मामलों पर या व्यक्ति स्वतंत्रता पर, ठीक। और राज्य को आवश्यक बुराई भी मानते हैं। लेकिन जो ग्रीन थे वो राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं, राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। कहते हैं ग्रीन भी व्यक्तिवादी थे, बेंथम भी व्यक्तिवादी थे, ठीक है ना, उदारवादी थे ये सब। लेकिन हमेशा ये बात करते हैं ग्रीन कि राज्य एक नैतिक संस्था है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके विचारों में आदर्शवाद झलकता है। राज्य की नैतिक संस्था मानते हैं, ठीक है, उदारवादी होते हुए भी। और कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करता है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और उसको ऐसे कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति के कल्याण के लिए हों। आगे इसीलिए बाद में कल्याणकारी राज्य के समर्थक भी थे, और जो कल्याणकारी राज्य के जनक थे तो वही है, ग्रीन ही थे। आगे उदारवाद, प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं। अब देखिए प्रतिनिधि सरकार क्या होती। प्रतिनिधि सरकार मतलब ये होती है कि जनता जो होती है अपने लिए जो है कुछ लोगों को चुनती है जो उसका प्रतिनिधित्व करे, ठीक है ना। जैसे समझौता हो चाहते हैं ये लोग। उस समय जब समझौता राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समझौतावादी था ना, जिसे आपसलाख रूसो ने दिया, तो उसमें इस चीज़ की बात कही गई। और सीमित सरकार की बात करते हैं ये कि राज्य का कम से कम शासन हो, ठीक है ना। ये बात कर सीमित सरकार की बात जो है लॉक करते हैं, जॉन लॉक करते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात करते हैं, जिसे लॉस्की हो गए, टी.एच. ग्रीन हो गए और जी.एस. मिल भी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ये करते हैं कि मतलब राज्य व्यक्ति के विकास में सहयोग करता है, उसकी बाधाओं को दूर करता है, ग्रीन कहते हैं। आगे देखते हैं। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास। 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास ये दर्शन विकसित हुआ। उसी समय जॉन लॉक थे ना, ठीक है ना, जब इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं। स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया मैकफर्सन को आप जानते हैं दोस्तों, ये भी व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। और ये सकारात्मक जो उदारवाद था उसकी बात करते हैं, यानी हमने पिछली वीडियो में बताया था ना, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं ये मैकफर्सन। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेगा तो उदारवाद की ज़रूर बात करेगा वो। आगे देखते हैं। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, व्यक्तिवादियों का कथन है ये। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कथन है अगर यहाँ पर जो है ऑप्शन उदारवाद आ जाए, ठीक है ना, व्यक्तिवाद की जगह पर, तो उदारवाद भी सही होगा, ठीक है। वहाँ सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, ऐसा कथन उदारवादी या व्यक्तिवादी कहते हैं। अमूल रूप से इसको फ्रीमैन ने कहा था, ठीक। आगे देखते हैं। राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था। राज्य में प्रारंभिक उदारवादी जो चरण था पूर्वगामी था, किसी न किसी चीज़ से लिया गया था, सकारात्मक राज्य की, ठीक है ना, बात करता है। हाँ, सकारात्मक राज्य की बात करते ही करते हैं, ठीक। बाद वाले जब लोक कल्याणकारी राज्य हो जाता है। ग्रीन का उदारवाद है सहमत तथा प्राकृतिक कानून। जो ग्रीन का उदारवाद है सहमत पर आधारित थे। अब देखिए प्राकृतिक कानूनों पर, जैसे अब समझाते हैं आपको। ग्रीन बात करते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है, ठीक, और राज्य में रहकर ही, ठीक है, व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है, ठीक। तो इस सहमत की बात करते हैं। आगे लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात करते हैं। अब देखिए लोक कल्याणकारी राज्य तभी होगा जब मतलब जो है जन सहभागिता होगी, और जन सहभागिता बिना सहमति के नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं। उदारवाद, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक है, जन प्रभुत्व में विश्वास करता है। श्योर सी बात है, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेगा, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करेगा और जन प्रभुत्व की बात करेगा। उदारवाद जन प्रभुत्व की बात आप देखिएगा, रूसो के जो विचार हैं, लोक संप्रभुता का जो विचार है उसमें जन प्रभुता की बात आती है, ठीक है।
और जो लाग के विचार थे उसमें भी ये बात आती है। तो और जैसे बेंथम हो गए, जेएस मिल हो गए और टीएच ग्रीन हो गए, इनके विचारों में भी चीज़ आती है। ठीक, आगे देखते हैं। किस विचारधारा को पूंजीवादी के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है? तो श्योर सी बात है, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, यही लोक कल्याणकारी राज्य जो हैं यानी उदारवाद ही पूंजीवाद का जन्म देता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य का औद्योगिक राज्य बन गया है? ठीक है ना, जो आधुनिक उदारवाद है, ठीक है ना, प्रजातांत्रिक राज्य का एक औद्योगिक राज्य, क्योंकि आधुनिक जो उदारवादी हैं ये औद्योगिक चीज़ों की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं कि उद्योगों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं लगाना चाहिए, यानी आर्थिक पहलू की सिर्फ बात करते हैं। तो ये जॉन गिलब्रेथ नामक एक दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात कही है। आगे देखते हैं। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए साधन है। ठीक है ना, राज्य क्या है? साध्य के लिए, मतलब राज्य को ये प्रमुख नहीं मानते उदारवादी। ये व्यक्ति, जैसे व्यक्ति को साध मानते हैं और राज्य को साधन। ठीक है ना, जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको साध मानते हैं और जो स्टेट है, राज्य है, उसको साधन मानते हैं। आगे, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। मैक गबर्न, ठीक है ना, मैक गबर्न ने कहा था ये सब। और श्योर सी बात है, उदारवाद जो लोकतांत्रिक स्वरूप की बात करता है, ठीक है, लोकतंत्र की बात करता है, स्वतंत्रता देते हैं व्यक्ति को, तो लोकतंत्र की बात होगी। आगे, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक कौन था? कार्ल जे पॉपर। ठीक, आगे देखते हैं। जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब आधारशिला रखता है उदारवाद की। श्योर सी बात है, राज्य को नैतिक मानते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति के कार्य हैं, ठीक, उसमें आने वाली बाधाओं को हमेशा ये दूर करेगा राज्य। उत्तम जीवन में जो व्यक्ति का एक उत्तम जीवन के लिए, ठीक है ना, जो बाधाएं आएंगी, राज्य उनको हमेशा दूर करेगा। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी की कविता। इस बात का उपहास किसने उड़ाया था? मिल ने इस बात का उपहास उड़ाया था। ये मिल जो है, बेंथम जो थे ना, उनकी सिद्धांत पर इन्होंने संशोधन किया था, उसी की बात ये कह रहे हैं। ये मिल जो बेंथम का सिद्धांत था, उपयोगितावाद का सिद्धांत था, ठीक है ना, सुखों को प्राथमिकता दिए थे बेंथम ने। बेंथम राज्य की उत्पत्ति इसलिए मानते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति सुख चाहता है, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो बाद में ये जो मिल थे, जेएस मिल थे, ये बेंथम के शिष्य थे। तो इन्होंने बेंथम के जो सिद्धांत उपयोगितावाद था, उस पर ही संशोधन किया था, उस पर संशोधन करके नव उपयोगितावाद की बात कही थी। ठीक है ना, तो उसमें ये बात कहती है, अपने गुरु को ही लात मार देते हैं, ऐसी बात भी कहते हैं ये। राज्य का कार्य सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना, आदर्शवादी। राज्य का कार्य सदजीवन, जो व्यक्ति के सदजीवन के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, ये कथन आदर्शवादी हैं, यानी व्यक्तिवाद, सॉरी, वो टीएच ग्रीन है ना, उनका कथन है ये, क्योंकि टीएच ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, जो भी राज्य को नैतिक संस्था मानेगा वो आदर्शवादी होगा। ठीक, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मान होना अधिक आवश्यक। ठीक है ना, मतलब ये मिल कहते हैं, जेस मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा, ठीक है ना, एक असंतुष्ट, ठीक है ना, व्यक्ति होना ज़्यादा आवश्यक है, अधिक श्रेष्ठ है। मतलब ये समझदारी की बात कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए चीज़ों में, बस। आगे,
उदारवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद ने राज्य को एक क्या माना, बुराई माना है। उदारवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद ने राज्य को एक बुराई माना है। अब ये बुराई क्यों मानते हैं? क्योंकि राज्य हमेशा व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। स्पेंसर की एक रचना है मैन वर्सेस स्टेट। मैन वर्सेस मतलब जो है मैन वर्सेस आदमी और स्टेट की बात करते हैं, उस पर इन्होंने बहुत सारी उदारवादी प्रणालियों की बात कही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने दी थी? स्पेंसर दिए थे। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात करते हैं। व्यक्तिवाद को ज़्यादा इन्होंने मतलब प्राथमिकता दी, प्रबल समर्थक थे, व्यक्तिवाद को बहुत आगे तक ले गए, इसीलिए वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा इन्होंने ही दी। किसने रात्रि पहरी राज की अवधारणा की? रॉबर्ट नॉजिक। रात्रि पहरी राज की अवधारणा प्रस्तुत की रॉबर्ट नॉजिक। ये जो है उदारवादी विचारक हैं, लेकिन उदारवादी न उदारवादी विचारक हैं, ये जो बाद में उदारवाद आया था। उदारवाद का प्रतिपादक समाजवाद है, प्रतिवाद। उदारवाद का प्रतिवाद समाजवाद है, इसका उल्टा समाजवाद है। उदारवाद हमेशा व्यक्ति के जीवन में यानी उसकी स्वतंत्रता में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहता है, लेकिन समाजवाद ऐसा नहीं चाहता है, वो राज्य का हस्तक्षेप चाहता है, ठीक है ना। वो जो सामाजिक जीवन है उसमें कहता है कि राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। आर्थिक उदारवाद के समर्थक एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी थे। इनकी पुस्तक थी अ वेल्थ ऑफ नेशन। उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है, लास्की ने कहा उदारवाद स्वतंत्रता ही मतलब उदारवाद में स्वतंत्रता ही केंद्र बिंदु है। आगे यद्भाव्यम नीति या हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। व्यक्तिवाद और उदारवाद दोनों। लेजिस फेयर की बात जो कही थी हमने। उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किया था ग्रीन ने, ठीक है ना। प्रत्ययवादी का मतलब आदर्शवाद होता है, तो उदारवाद में आदर्शवाद कौन लाया? ग्रीन। आगे सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर। अब देखिए सामाजिक डार्विनवाद की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि डार्विन ने कहा था कि जो सर्वोच्च होगा, जो संघर्ष करेगा जीवन में, ठीक है, वही जीवित रहेगा। तो यही बात ये कहते हैं, ठीक है ना, कि जो संघर्ष करता है, ठीक, वही आगे तक जीवित रहता है, नहीं तो बाकी जो है सबको मार दिया जाता है। आगे नकारात्मक उदारवाद मतलब जो संघर्ष करता है, इसका मतलब ये भी हुआ जो स्पेंसर वाली बात है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आजकल भी और पहले भी जो व्यक्ति संघर्ष करता था वही आगे बढ़ता था, सफलता पाता था, और जो संघर्ष नहीं करता वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और मतलब जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं नॉक, ठीक है ना, ओक्सफोर्ड, नॉजिक हमने बताया ना। नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं, ठीक। सकारात्मक उदारवाद था, नकारात्मक उदारवाद वही नव उदारवाद था, उसी को की बात हो रही है यहाँ। सकारात्मक उदारवाद जैसे मैकाइवर हो गया, हाफसाउ हो गए, लास्की हो गए, ग्रीन हो गए, जो राज्य को प्रमुखता मानते हैं, राज्य को महत्व देते हैं उदारवाद में, जैसे मैकाइवर देते हैं, हाब हाउस हो गए, लास्की हो गए, ग्रीन हो गए, ठीक है। सर्वाधिक समर्थवान को अतिजीवन के सिद्धांत की स्थापना की स्पेंसर। समर्थवान की बात करते हैं, वही हमने अभी जो बताए, जो संघर्ष करेगा, जिसमें समर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वही जीवित रहेगा, वही आगे बढ़ेगा।
समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवादी, हाँ, ये व्यक्ति को तर्क पर डिपेंड करते हैं, मतलब व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हैं और तर्क की बात करते हैं। व्यक्तिवादी राज नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। गिलक्राइस्ट ने कहा था, जो व्यक्तिवादी है राज नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। ठीक। शास्त्रीय व्यक्तिवाद के प्रतिपादक मिल थे, स्पेंसर थे, एडम स्मिथ, यानी शास्त्रीय व्यक्तिवाद वही प्राचीन। ठीक है, जेम्स मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ हो गए। ठीक है। कौन क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत को संबंधित मानता है? क्रांति के नव उदारवादी वेबर। ठीक है। कौन राजनीतिक चिंतक के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? स्पेंसर। राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं ये, मतलब ये कि ये चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का जो हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब राज्य का हस्तक्षेप होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है, कांट ने कहा था। आदर्शवादी विचारक थे, इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है। पापर मार्क्सवाद का बहुत विरोध करते हैं। मार्क्सवाद के जितने सिद्धांत थे उनको नकारते हैं और कहते हैं खुले समाज का दुश्मन है, क्योंकि मतलब जो है समाज जो साम्यवाद था उनकी बात करते हैं, पूंजीवाद को सीरियस नकारते हैं जो मार्क्स थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।